जैसा कि अब तक आपने देखा, सुकून कहाँ ढूंढे की इस उपन्यास रूपी कहानी में आपने देखा कि कैसे जब कुमुदनी के बेटे ने अपने माँ को एक खत देता है, एक चिट्ठी देता है, जिसे कि उनके मकान मालिक के पोते यानी कि कर्नल शर्मा के पोते ने जो दिया था, वो जब कुमुदनी के हाथ लगता है तो धम से ज़मीन पे गिर जाती है और मन ही मन एक बहुत ही भयानक फैसला ले लेती है। ये चीज़ें पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा होगा और देखा सुना होगा। अब मैं बढ़ती हूँ उसके आगे। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मन ही मन वो इसकी तैयारी में जुट जाती है और वो अपने जीवन से अब अंत आ चुकी थी। कुमुदनी ने सोचा कि अब लगता है कि ईश्वर ने मुझे अभी तक के जिंदा रखा। शाम को दोनों बच्चों का रिजल्ट पता चलता है। कुमुदनी को दीपा ने पूरी कक्षा में प्रथम पोजीशन पाया था। इतना ही नहीं, बेटे पवन ने तो पूरे जिले में नाम रोशन किया था। फिर लगातार एक सप्ताह तक बधाइयों का तांता चलता रहा, कभी फ़ोन पर तो कभी घर पर। इस तरह लोगों के आने जाने में लगभग एक सप्ताह तक एक पल को कुमुदनी पिछली बातों को, पिछली रात की सारी बातें भूल सी गई थी। उसे अब बस अपने बच्चों के भविष्य संवारने की चिंता सताने लगी। बच्चों के भी आंखों में जो सपने थे वे कुमुदनी से छुपे नहीं थे। हमेशा पवन कहता रहता, माँ तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब मैं पापा से ज़रूर लूँगा तथा तुम्हारे सारे सपने पूरा करूँगा। बस एक बार मैं किसी तरह काबिल तो बन जाऊँ। और कुमुदनी उसे उसके हर सपने में उसका साथ देने की बात करते हुए उसे हिम्मत बढ़ाती। इधर बेटी दीपा भी एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी तथा सीतापुर के सारे गरीब तथा लाचार व्यक्तियों की सेवा में अपना जीवन बिताएगी, ऐसा उसका भी सपना था। कुमुदनी को याद आता है अपना बचपन कि वह भी तो वैसी ही बातें करती थी अपने पापा से। पापा को याद करते हुए थोड़ी देर के लिए कुमुदनी अपनी उन यादों में खो जाती है और उन्हें याद आता है कि उसने अपने पापा डॉक्टर रामशरण राय जी को बहुत दिन हो गए बात नहीं की है। फिर वो फ़ोन की तरफ बढ़ती है और फिर उसने अपने पिता से थोड़ी देर बात की। उसके बाद से किचन में बच्चों के लिए खाना बनाने चली जाती है। इस तरह से धीरे धीरे समय का पहिया चलता रहता है और धीरे धीरे दिन से महीने, महीने से साल गुजरते गुजरते 10 वर्ष और कैसे गुजर जाते हैं इस व्यस्तता में कि कुमुदनी को पीछे मुड़ के देखने का समय ही नहीं मिला। इस बीच पवन अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सफल इंजीनियर बन जाता है और बेटी दीपा ने MBBS की पास कर ली थी और उसकी पढ़ाई का अब अंतिम वर्ष है। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आज घर लौट रही थी, एक वर्ष पूर्व मिस्टर कर्नल शर्मा का भी इधर देहावसान हो चुका था और मरने से पूर्व न जाने क्या सोच के उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कुमुदनी एवं उसके बच्चों के नाम पे कर दी थी। ये एक बहुत बड़ा एहसान कुमुदनी के दिल पे भारी बोझ की तरह भी था, लेकिन जाते जाते उनका यही कहना था कि कुमुदनी, तुमने हमेशा एक बेटी की तरह मेरी सेवा की और सेवा के बदले मुझसे जीवन भर तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें उस सेवा के बदले में एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानना और इसे स्वीकार करना बेटा। और इस तरह से उन्होंने अपनी सारी जायदाद एक वकील के द्वारा कुमुदनी के नाम करवा दी थी। दीपा दौड़ती हुई घर में प्रवेश करती है और माँ माँ कहाँ हो माँ कहती हुई ज्यों ही अपने कदम घर की दहलीज पर रखती है, उसके कदम अनायास ही रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसने जो देखा उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई थी और आंखें बंद किए हुए और आसपास सैकड़ों लोग उसे घेरे हुए थे। उसने काफ़ी झकझोर कर रोते हुए माँ माँ जगाने की माँ को कोशिश की, परंतु उसकी माँ नहीं उठी। पास खड़े पड़ोसी डॉक्टर मेहरा
ने आई एम सॉरी कहकर बाहर जाने लगे तो दीपा से रहा नहीं गया। उसने डॉक्टर मेहरा का कॉलर पकड़ते हुए आई एम सॉरी, क्या मतलब, क्या मतलब डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आप कैसे कैसे कह सकते हैं। फिर वह दौड़ती हुई अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती। वह कई बार उन्हें झकझोरती हुई माँ माँ कहती हुई रोई जा रही थी। यह देखकर वहां खड़ी सैकड़ों लोग अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पा रहे थे कि तभी कुमुदनी ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलने शुरू कर दी। ये देखकर वहां के सभी उपस्थित लोग सन्न रह गए। ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती है। पता चलता है कि इधर कुछ दिनों से कुमुदनी को नींद न आने की शिकायत रहती थी, जिसके कारण उसने डॉक्टर से नींद की गोली खाने की सलाह ली थी, परंतु न जाने किस कारण से उसने कल रात में गोली शायद ज़्यादा खा ली थी, जिसके कारण वह मरणासन स्थिति में पहुंच गई थी, जो कि पुनः डॉक्टर मेहरा के आने के पश्चात सब कुछ सामान्य स्थिति होती है। और इधर कुमुदनी का बेटा पवन इस वक्त अपने कार्य के सिलसिले में बैंकॉक गया हुआ था। उसे अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे थे, इसलिए अक्सर उसे देश से बाहर भी जाना पड़ता था। माँ ने कई बार कहा कि बेटा इतना काम मत किया करो, अपना ख्याल भी रखा करो, परंतु उसके अंदर जैसे काम करने का नशा और ढेर सारा पैसा कमाने का जुनून सवार हो गया था। दीपा ने बहुत कोशिश की कि वह कुमुदनी से पूछे कि उसने ढेर सारी गोलियां क्यों खाई माँ, क्यों वह मरना चाहती थी, ऐसी क्या वजह थी, क्या कष्ट था जो इतने सालों उसके पिता से दूर रहकर उसकी माँ ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, और अब जबकि सब कुछ उसके सारे दुख दूर होने वाले थे, उसके बच्चों के सारे सपने पूरे होने जा रहे थे, तो ऐसे समय में वो खुश होने की बजाय दुखी क्यों हो लग रही थी। ऐसा क्यों माँ। परंतु हर बार उसकी माँ कोई न कोई काम का बहाना बनाकर उसकी बातों को टाल देती थी। फिर एक दिन से पता चलता है कि जिस गांव में उसकी माँ का ससुराल है, मेहंदीपुर, उसी मेहंदीपुर में महामारी फैली है और सरकार डॉक्टर्स की टीम वहाँ भेज रही है। दीपा को भी बुलाया गया है। दीपा के लिए ये कठिन परीक्षा थी। उसकी माँ उसे वहाँ भेजना तो नहीं चाहती थी, परंतु बेटी की जिद ने उसे भेजने पर मजबूर कर। चूंकि कुमुदनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने की वजह से उनके लाड़ प्यार से काफ़ी जिद्दी और अहंकारी भी हो गई थी। इसमें उसके पिता का ज़्यादा हाथ था, क्योंकि जब भी वह उसकी माँ से डरना या समझाना चाहा, कुमुदनी के पिता ने यह कहकर कि बच्ची है, समय आने पर समझ जाएगी, हमेशा ही उसकी माँ को उसके पिता चुप करा दिया करते रहे। परंतु इसके बावजूद उसकी माँ सीता देवी को जब भी मौका मिलता वह बेटी को दुनिया के उस नीच से उसे अवगत कराती, उसे ये भी एहसास दिलाने की कोशिश करती कि तुम एक लड़की हो और लड़की की इज्जत उस सफ़ेद चादर की तरह होती है जिस पर हल्का सा भी दाग ये जमाना बर्दाश्त नहीं करता, और जमाने की बदनामी से ज़्यादा अच्छा उस औरत को मर जाना होता है। इसलिए ज़िंदगी में चाहे जो कर लो, परंतु इज्जत से खिलवाड़ कभी मत करना मेरी बेटी। ये सब बातें उस वक्त कुमुदनी को बोरिंग लगती थी, और उम्र बढ़ने के साथ उसके दोस्तों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। इसके बावजूद वो पढ़ाई के वक्त एकदम सीरियस रहती थी, इसलिए उसके मार्क्स कभी भी कम नहीं आए, जिससे स्कूल के अध्यापक काफ़ी खुश रहते थे। फिर एक दिन डॉक्टर दीनानाथ को किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाते हैं और वहाँ उनके दोस्त सेठ चमन लाल की बेटी की बर्थडे पार्टी में वे देवेश से मिलते हैं। फिर चमन लाल से देवेश के बारे में पूछने पर पता चलता है कि देवेश काफ़ी होनहार और कर्मठ युवक है। वह एक छोटे से गांव में मेहंदीपुर का रहने वाला तो है, और 2 वर्ष से उनकी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी भी करता है। फिर मिस्टर दीनानाथ ने देवेश से मिलकर काफ़ी बातें की, उसके परिवार की, घर की और अन्य पसंद नापसंद
बहुत सारी बातें की। फिर न जाने वो कौन सी ऐसी कशिश थी कि इंदौर आकर भी डॉक्टर दीनानाथ के मन में देवेश के लिए बहुत अच्छा भाव था। देवेश का चेहरा, वो फूलापन एवं खूबसूरती उनके मन मस्तिष्क से जा ही नहीं रहा था। उन्होंने उसे अपना दामाद बनाने के लिए मन ही मन सोच लिया था। इसी बीच जब एक दिन कुमुदनी की माँ सीता देवी ने बताया कि कुमुदनी आजकल घंटों घंटों घर से बाहर रखे दोस्तों की पार्टी में कहाँ कहाँ जा रही है, उसका इस तरह से देर रात घूमना उन्हें ठीक नहीं लगता। ये सब सुनकर दीनानाथ ने सीता देवी से देवेश को दामाद के रूप में स्वीकार करने की बात कही तो वे भी राजी हो गए। परंतु कुमुदनी यह सुनकर बहुत नाराज हुई कि उसके पिता ने उससे बिना पूछे उसकी शादी तय जो कर दी थी। फिर पिता के बार बार समझाने के बाद वह अपने पिता की खुशी के लिए हाँ कह दी और शादी के लिए मान गई, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत चाहती थी। और इस तरह कुमुदनी और देवेश की शादी हो जाती है। और उसके बाद की कहानी जैसा कि आगे आप लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा और जाना भी होगा, है ना। इस तरह से समय का पहिया अपनी गति से चल रहा था। बेटा पवन के पैसा ज़्यादा कमाने की धुन में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपनी माँ की याद कम ही आती थी। 2-4 माह में 1-2 दिन के लिए ही वह घर आता, फिर चला जाता। कुमुदनी को अब दोनों बच्चों की शादी की इच्छा होने लगी थी। वे चाहती थी कि वे दोनों की शादी एक साथ ही कर दे। इसके लिए उसने अच्छे दामाद और अच्छी बहू के लिए भी तलाश भी शुरू कर दी थी। पर उसे क्या पता था कि मनुष्य जो सोचे वह हो ही जाए क्या। और ये सोचना भी तो कुमुदनी जैसी अभागन का था, जिसने शादी के बाद से ही कभी सुख देखे ही नहीं थे सिवाय दुख के। एक दिन को कुमुदनी हॉस्पिटल के लिए बस से जा रही थी कि अचानक एक व्यक्ति बस के सामने से गुजरता दिखा। ड्राइवर गाड़ी का ब्रेक दबाता, तब तक वह गाड़ी के नीचे आ गया। गनीमत थी कि गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दी थी। गाड़ी रुक तो गई। सभी लोग बस से उतरकर उस व्यक्ति को देखने लगे जो बस की ठोकर से गिरा था। वह मर्माहता आवाज में कराह रहा था। सभी एक दूसरे को गाड़ी लाओ, एम्बुलेंस मंगाओ या टैक्सी मंगाओ की सलाह दे रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। कोई उसे छूने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। इतने में जब कुमुदनी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है तो जैसे तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती, क्योंकि उसके सामने कराने वाला वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका पति देवेश था, जिसे वो वर्षों पहले छोड़ आए थे मेहंदीपुर में। फिर जब गाड़ी के लोगों को पता चलता है, वो बताती है कि वो उसे जानती है। तो सभी लोग ये जान के सबने एक टैक्सी मंगाकर उस घायल व्यक्ति को उस कुमुदनी के साथ हॉस्पिटल भेज देते हैं और फिर सबको बस लेके चल देती है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि उस व्यक्ति का पैर ही गाड़ी के नीचे आया था, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह कुचल जाने की वजह से काटना पड़ेगा। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर कुमुदनी को काफ़ी दुख होता है और वो सोच नहीं सकती है कि उसका पति का एक पैर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। फिर कुमुदनी के हॉस्पिटल आने जाने का सिलसिला लगातार दिनों तक, क्या महीनों तक, काफ़ी दिनों ही नहीं, लगभग 1-1.5 महीने तक चलता रहा। परंतु फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले वो हॉस्पिटल में नौकरी करने जाती थी और अब वो अपने पति का इलाज करा रही थी, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाई जा रही थी। देवेश को होश आने पर जब उसने कुमुदनी को देखा तो एक पल को तो इसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सपने में है या फिर सच देख रहा है। उसकी आंखों में काफ़ी संजीदगी के भाव थे। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि खुश हो या दुख हो। जिसको वो बरसों बरसों तलाश कर रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है और उसके सामने है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी, अपनी कुमुदी है। और वो साथ में कुमुदनी को कुमुदी तो कहता था। तो उसने हाथ जोड़कर विनती करके बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा।
जो इतने वर्ष उसने अकेले काटे तथा जिन मुश्किलों को सामना किया उसने, वह किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर इस समय रो रहा था कुमुदनी के सामने। कुमुदनी आखिर थी तो एक औरत ही ना, वह भला कितनी देर तक उससे नाराज रह सकती थी। इसलिए उसने धीरज बढ़ाते हुए और उसे माफ़ करते हुए हामी में सिर हिला दी और उसकी देखभाल में जुट गई। यूं तो कुमुदनी बच्चों का हाल चाल फ़ोन से लेती रहती थी, परंतु उसने आज तक देवेश के आने की बात उन सब से छुपा कर रखी थी। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और कुमुदनी देवेश को अपने साथ अपने घर ले आई। वो सोचता था कि वो अपने बच्चों से बातें करे, परंतु कुमुदनी चाहती थी कि बच्चे पहले सामने आए और उन्हें देखे तब बातें करें। यह जानकर देवेश काफ़ी दुखी रहता था। उसने बार बार कुमुदनी से बच्चों से बात करने की जिद की, पर हर बार कुमुदनी उसे यही कहकर समझाने की कोशिश करती कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें हर बार घर आने पर ये बातें बता देंगे, फिर साथ बैठकर बात करेंगे। यह सुनकर वह मन में सोचकर रह जाता था। फिर एक दिन जब पवन दिल्ली से घर आया और उसने अपने पिता को देखा तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ। उसकी माँ कुमुदनी के लाख समझाने की कुमुदनी ने कोशिश की उन्हें वो माफ़ कर दे, क्योंकि अब कुमुदनी ने उन्हें माफ़ कर दिया है, परंतु वह तो था अपनी माँ का ही बेटा ना, जो कि बचपन से शादी तक अपनी जिद और मनमानी जैसा कि उसकी माँ करती रही, उसने भी ऐसा ही किया। उसने कहा, माँ तुम भले ही ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर सकती हो जिसने कभी अपने पिता होने का फ़र्ज नहीं निभाया, ना ही एक अच्छा पति होने का, परंतु मैं कदापि नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहता माँ, जिसने मेरी माँ के जीवन भर जिसने आंसू दिए मेरी माँ को। इसलिए मेरी मानो और तुम भी इसे छोड़ दो और चलो मेरे साथ यहाँ से और रहने दो ऐसे व्यक्ति को अकेले जिंदा, जीने दो इन्हें इन्हीं के हाल पे। परंतु कुमुदनी ने ऐसा नहीं किया। कुमुदनी बहुत समझाने के बेटे की कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना। तो लास्ट में पवन ने उल्टे पांव घर से निकल गया और जाते जाते उसने माँ से एक ही बात कहा कि माँ अब मैं इस घर से जा रहा हूँ और इस घर में तभी आऊँगा जब इस घर में कोई एक ही रहेगा, यानी कि जब एक व्यक्ति इसमें नहीं रहेगा। उसका इशारा तो अपने पिता की तरफ ही, लेकिन कुमुदनी ने सोचा कि ठीक है और वो चला गया। इस कहने का मतलब वो चाहता था कि जब तक इस घर में एक आदमी हो तो मुझे बुला लेना। उसका इशारा साफ साफ शब्दों में था कि उसके जब पिता नहीं होंगे तो उसे बुला लेना। जब पवन की कही ये उपयुक्त लाइन कुमुदनी के दिलो दिमाग में अमित छा छोड़ चुकी थी और वो मन ही मन पवन को वापस घर लाने का उपाय भी सोच चुकी थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है और कुमुदनी की सोच भंग हो जाती है। फ़ोन बेटी दीपा का था। तो बस आज की कहानी इतना ही के लिए रखते हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया आने पे, अपने विचार आने पे इसके आगे की कहानी भी मैं आपको समय समय पर ज़रूर सुनाऊंगी। कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको, बहुत इससे सीखने को भी मिलेगी, बहुत सी चीज़ें भी जानेंगे इसकी सच्चाई अंत में क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो से बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ज़रूर जानते रहेंगे और हमें याद भी करते रहेंगे। अपने विचार ज़रूर दीजिए। ठीक है, आते हूँ जल्दी। ओके, धन्यवाद।